हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारी इतिहास की ये सीरीज चल रही है, इस इतिहास में आज हम 10वीं क्लास का पार्ट नंबर 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। मुद्रित या छपी हुई सामग्री के बगैर दुनिया की कल्पना हमारे लिए कितनी मुश्किल है। हम चारों तरफ जहाँ नज़र दौड़ाएं, हमें कोई न कोई छपी हुई चीज़ दिखाई देगी। किताब, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, मेज़ पर पड़े नाटक के प्रोग्राम, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, सड़क के किनारे विज्ञापन और सिनेमा के पोस्टर आदि आदि। हम छपा हुआ साहित्य पढ़ते हैं, पेंटिंग देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और सार्वजनिक दुनिया में चल रहे विवादों का जायजा लेते हैं। हम मुद्रित दुनिया के अस्तित्व को मानकर चलते हैं। यह सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि छपाई के पहले भी एक दुनिया थी। हम शायद ही महसूस करते हैं कि छपाई का अपना एक इतिहास है और इस इतिहास ने हमारे समकालीन जमाने को आकार दिया। ये इतिहास क्या है? समाज में मुद्रित सामग्री कब से चलनी शुरू हुई? आधुनिक दुनिया को बनाने में इसकी क्या भूमिका थी? इस अध्याय में हम मुद्रण के इस इतिहास को देखेंगे, कैसे यह पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। हम मुद्रण तकनीक के प्रसार और प्रभाव को सामाजिक जीवन में आए बदलाव से जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप सोचिए कि जब ये किताब नहीं छपती थी, यानी कि जब तक प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी, मुद्रित का मतलब प्रिंटिंग, ठीक है, जब तक किताबें नहीं छपती थी या बहुत सारी चीज़ें किताब पत्रें नहीं छपती थी, तब के लोग कैसे रहते थे, ठीक है। और इसका इतिहास क्या है, यानी कि जो प्रिंटिंग है, जो मुद्रण है, इसका इतिहास क्या है और यह किस तरीके से पूर्वी एशिया से शुरू होकर यूरोप और भारत में फैला। इस चैप्टर में सारी चीज़ों के, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम समझेंगे। चलिए बात करते हैं शुरुआती छपी हुई किताबें। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी, ठीक है। यानी कि जो प्रिंटिंग है, ठीक है, प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो सबसे पहले चीन में, उसके बाद जापान और कोरिया में विकसित ये हुई थी। यह छपाई हाथ से होती थी। तकरीबन 594 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापी जाने लगी थी। क्योंकि पतले छिद्र कागज के दोनों तरफ छपाई संभव नहीं थी, इसलिए पारंपरिक चीनी किताब एकॉर्डियन शैली में किनारों को मोड़ने के बाद सिलकर बनाई जाती थी। किताबों का सुलेखन या खुशनवीसी करने वाले लोग दक्ष सुलेखक या खुशखत होते थे, जो हाथ से बड़े बड़े सुंदर सुडौल अक्षरों में सही सही कलात्मक लिखाई करते थे। खुशनवीसी का मतलब हो रहा है कैलीग्राफी, यानी कि जो लोग हाथ से लिखते थे उसको हम क्या बोलते हैं? सुलेखन। एक लंबे अरसे तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। सिविल सेवा परीक्षा से नियुक्त चीन की नौकरशाही भी विशालकाय थी, तो चीनी राजतंत्र इन परीक्षाओं के लिए बड़ी तादाद में किताबें छपवाता था। 16वीं सदी में परीक्षा देने वालों की तादाद बढ़ी, लिहाजा छपी किताबों की मात्रा भी उसी अनुपात में बढ़ गई। 17वीं सदी तक आते आते चीन में शहरी संस्कृति के फलने फूलने से छपाई के इस्तेमाल में भी विविधता आई। अब मुद्रित सामग्री के उपभोक्ता सिर्फ विद्वान और अधिकारी नहीं रहे। व्यापारी अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी लेने के लिए मुद्रित सामग्री का इस्तेमाल करने लगे। पढ़ना एक शगल भी बन गया। नए पाठक वर्ग को काल्पनिक किस्से, कविताएं, आत्मकथाएं, शास्त्रीय साहित्य कृतियों के संकलन और रोमानी नाटक पसंद थे। अमीर महिलाओं ने भी पढ़ना शुरू किया और कुछ ने स्वरचित काव्य नाटक भी छापे। पढ़ने की यह नई संस्कृति एक नई तकनीक के साथ आई। 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी शक्तियों द्वारा अपनी चौकियां स्थापित करने के साथ ही पश्चिमी मुद्रण तकनीक और मशीनी प्रेस का आयात भी हुआ। पश्चिमी शैली के स्कूलों की जरूरतों को पूरा करने वाला संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया। हाथ की छपाई की जगह अब धीरे धीरे मशीनी या यांत्रिक छपाई ने ले ली। तो देखिए, जो चीन है, चीन में 594 ईस्वी से जो स्याही वाले जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स होते हैं, उन पे कागज को रख के किताबें छापी जाती थी, ठीक है। और प्रारंभिक जो चीनी किताबें थी, इनको एकार्डियन शैली, ठीक है, एक शैली का नाम है एकार्डियन, उस शैली में ये किताबें बनाई जाती थी, ठीक है। और शुरुआत में वह सिविल सेवा में नियुक्ति हेतु जो किताबों की जो जरूरत होती थी ना, उसकी पूर्ति के लिए भी चीन प्रिंटिंग सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक था, ठीक है। और व्यापारी जो थे वो अपने रोजमर्रा के कारोबार की जानकारी के लिए
जो ये प्रिंटिंग सामग्री थी इसका इस्तेमाल करने लगे थे। ठीक, और जो संघाई है, संघाई मुद्रण संस्कृति का नया केंद्र बन गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जापान में मुद्रण। चीनी बौद्ध प्रचारक 768 से 770 ईस्वी के आसपास छपाई की तकनीक लेकर जापान आए। जापान की सबसे पुरानी 868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। तस्वीरें अक्सर कपड़े, ताश के पत्तों और कागज के नोटों पर बनाई जाती थी। मध्यकालीन जापान में कवि भी छपते थे और गद्यकार भी, और किताबें सस्ती और सुलभ थी। ठीक है, तो आप देखिए कि जो चीनी बौद्ध प्रचारक थे, ठीक है, वे अपने साथ में 768 से 770 ईस्वी में अपने साथ में छपाई की, प्रिंटिंग की एक नई तकनीक लेकर कहाँ गए थे? वो जापान में वो गए थे। ठीक है, और जापान की जो सबसे पुरानी किताब है, जापान की सबसे पुरानी जो किताब है, उस किताब का नाम है डायमंड सूत्र, और ये कब छपी थी? 868 ईस्वी में। ठीक है, 18वीं सदी के अंत में एदो, बाद में जिसे तोक्यो के नाम से जाना गया, के शहरी इलाके की चित्रकारी में शालीन शहरी संस्कृति का पता मिलता है, जिसमें हम चायघर के मजमों, कलाकारों और तवायफों को देख सकते हैं। हाथ से मुद्रित तरह तरह की सामग्री, महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी किताबों से पुस्तकालय एवं दुकानें अटी पड़ी थी। अब हम बात करते हैं यूरोप में मुद्रण का आना। सदियों तक चीन से रेशम और मसाले रेशम मार्ग से यूरोप आते रहे थे। 11वीं सदी में चीनी कागज भी उसी रास्ते वहां पहुंचा। कागज ने कातिबों या मुंशियों द्वारा सावधानी पूर्वक लिखी गई पांडुलिपियों के उत्पादन को मुमकिन बनाया। फिर 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करने के बाद वापस इटली लौटा। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, चीन के पास वुड ब्लॉक, काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। फिर क्या था? इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्द ही यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए छपी किताबों के विलासी संस्करण अभी भी बेशकीमती वेलम या चर्म पत्र पर ही छपते थे। व्यापारी और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी सस्ती मुद्रित किताबें खरीदते थे। वेलम का मतलब होता है कि जानवरों के चमड़े से जो बने लेखन की जो सतह होती है, ठीक है, यानी लिखने के लिए जो स्पेस होता है, जो उसकी सतह होती है, उसको क्या बोला जाता है? वेलम बोला जाता है। किताबों की मांग बढ़ने के साथ साथ यूरोप भर के पुस्तक विक्रेता विभिन्न देशों में निर्यात करने लगे। अलग अलग जगहों पर पुस्तक मेले लगने लगे। बढ़ती मांग की आपूर्ति के लिए हस्तलिखित पांडुलिपियों के उत्पादन के भी नए तरीके सोचे गए। अब सिर्फ अमीर लोगों के यहाँ सुलेख या किताब नहीं पाए जाते थे, बल्कि पुस्तक विक्रेता भी अब उन्हें रोजगार देने लगे। आमतौर पर एक विक्रेता के यहाँ 50 कातिब काम करते थे। लेकिन किताबों की अबाध बढ़ती मांग हस्तलिखित पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय साध्य और श्रम साध्य काम था। पांडुलिपियां अक्सर नाजुक होती थी, उनके लाने ले जाने, रख रखाव में तमाम मुश्किलें थी, इसलिए उनका सर्कुलेशन सीमित रहा। तो किताबों की बढ़ती मांग के चलते वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, तख्ती की छपाई उत्तरोत्तर लोकप्रिय होता गया। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक यूरोप में बड़े पैमाने पर तख्ती की छपाई का इस्तेमाल करके कपड़े, ताश के पत्ते और छोटी छोटी टिप्पणियों के साथ धार्मिक चित्र छापे जा रहे थे। जाहिर है कि किताबें छापने के लिए इससे भी तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की जरूरत थी। ऐसी छपाई की एक नई तकनीक के आविष्कार से संभव होता, जो 1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योहान गुटेनबर्ग ने अंततः कर दिखाया। देखिए, जो ये मुद्रण संस्कृति थी, ये शुल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी जो कागज है, जो चीन का जो कागज था, वो पूरे यूरोप में पहुंच गया। ठीक है, और 1295 में जो मार्को पोलो था, मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान, यानी चीन से प्रिंटिंग का ज्ञान लेकर वो कहाँ गया? वो इटली गया। ठीक है, और किताबों की जो बढ़ती डिमांड थी, उन किताबों को अब जो विक्रेता थे या जो जिनके यहाँ पे वो किताबों, मतलब जो पुस्तक विक्रेता थे, अब उन क्या कर लोगों को वो क्या करने लगे? रोजगार देने लगे। ठीक है, और जो हाथ से लिखी जाने वाली जो किताबों थी, उनको ही डिमांड को पूरा कर पाना असंभव था। ठीक है,
अब हम बात करते हैं गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस। गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी, और अंत में उसने शीशे को इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटिंग प्रेस का मॉडल या आदर्श बना और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुई आकृतियों को गढ़ने के लिए किया गया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया था। उसने जो पहली किताब छापी वह थी बाइबिल। तकरीबन 180 प्रतियां बनाने में उसे 3 साल लगे, जो उस समय के इतिहास से काफी तेज था। पर यह नई तकनीक हाथ से किताबें छापने की तकनीक की जगह पूरी तरह नहीं ले पाई। शुरू में तो छपी किताबें भी अपने रंग रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित पांडुलिपियों जैसी दिखती थी। धातुई अक्षर हाथ की सजावटी शैली का अनुकरण करते थे। हाशिए पर फूल पत्तियों की डिजाइन बनाई जाती थी और चित्र अक्सर पेंट किए जाते थे। अमीरों के लिए बनाई किताबों में छपे पन्ने पर हाशिए की जगह बेल बूटों के लिए खाली छोड़ दी जाती थी। हर खरीदार अपनी रुचि के हिसाब से डिजाइन और पेंटर खुद तय करके उसे संवार सकता था। करीब 100 सालों के दरमियान यूरोप के ज्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे। जर्मनी के प्रिंटर या मुद्रक दूसरे देश जाकर नए छापे खाने खुलवाया करते थे। छापे खाने की संख्या में वृद्धि के साथ साथ पुस्तक उत्पादन में कमाल की बढ़ोतरी हुई। 15वीं सदी के दूसरे हिस्से में यूरोप के बाजार में 2 करोड़ मुद्रित किताबें आई। यह संख्या 16वीं सदी में 20 करोड़ हो गई। हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक मुद्रण के आने पर ही मुद्रण क्रांति संभव हुई। देखिए किस तरीके से ये जो गुटेनबर्ग है, इसकी प्रिंटिंग प्रेस है, ये किस तरीके से स्क्रू लगा के हैंडल को घुमा घुमा के कागज को दबा के फिर इस तरीके से जो है इसकी प्रिंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो इस तरीके से हुई थी। अब हम बात करते हैं मुद्रण क्रांति और उसका असर। मुद्रण क्रांति क्या थी? छापे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि से नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन के नए तरीकों ने लोगों की जिंदगी बदल दी। इसकी बदौलत सूचना और ज्ञान से संस्था और सत्ता से उसका रिश्ता ही बदल गया। इससे लोक चेतना बदली और बदला चीजों को देखने का नजरिया। देखिए जब प्रिंटिंग प्रेस आई तो लोगों के सोचने का, समझने का जो नजरिया था वो भी बदलने लगा, क्योंकि जब कोई चीज उन्हें प्रिंट की हुई मिल जाती तो उसको लोग बाग पढ़ते थे, ठीक है, तो उससे उनके जो ज्ञान था उस ज्ञान में भी लोगों की वृद्धि होती थी। नया पाठक वर्ग। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई से किताबों की कीमत गिरी। किताब की हर प्रति के उत्पादन में जो वक्त और श्रम लगता था वह कम हो गया और बड़ी तादाद में प्रतियां छापना आसान हो गया। बाजार किताबों से पट गई। पाठक वर्ग भी बेहतर होता गया। किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब तक आम लोग मौखिक संसार में जीते थे। वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे। गाथा गीत उनको पढ़कर सुनाए जाते थे और किस्से भी उनके लिए बोलकर पढ़े जाते थे। ज्ञान का मौखिक लेन देन ही होता था। लोग बाग समूह में ही दास्तान सुनते या कोई आयोजन देखते आए थे। आप 8वें अध्याय में देखें कि वे तन्हाई में या खामोशी से पढ़ने के आदि नहीं थे। छपाई क्रांति के पहले किताबें न केवल महंगी थी बल्कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में छापना भी असंभव था। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच सकती थी। अगर पहले की जनता श्रोता थी तो कह सकते हैं कि अब पाठक जनता अस्तित्व में आ गई थी। देखिए जब किताबों की प्रिंटिंग आने लगी, जब वो छप के आने लगी तो लोग बाग पहले जो लोग सुनते थे, पहले लोग बाग क्या करते थे, सिर्फ सुनते थे, ठीक है। उनको कुछ भी बात होती थी या ज्ञान देना होता था वो ज्ञान भी मौखिक ही देना होता था। लेकिन अब जब लोगों को किताबें मिलने लगी तो लोग बाग किताबों में ही अपना वक्त बिताने लगे, ठीक है। तो अब वो मतलब पहले चीजों को सुनते थे लेकिन अब वो चीजों को वो पढ़ भी सकते थे। लेकिन यह संक्रमण सरल नहीं था। किताबें सिर्फ साक्षर ही पढ़ सकते थे और यूरोप के अधिकांश देशों में 20वीं सदी तक साक्षरता की दर सीमित थी। प्रशासकों के लिए सवाल था कि लोगों में छपी किताबों के प्रति दिलचस्पी कैसे जगाई। देखिए एक ये भी था कि
किताब कौन पढ़ सकता है? किताब तो वही व्यक्ति पढ़ सकता है ना जो पढ़ा लिखा होगा, लेकिन उस टाइम में लोगों की जो संख्या थी, पढ़े लोगों की संख्या भी कम थी। तो इसलिए जो लोग किताबों को छाप रहे थे उनके लिए ये सवाल था कि इन किताबों के प्रति लोगों की दिलचस्पी किस तरीके से जगाएं। इसके लिए उन्हें मुद्रित कीर्ति की व्यापक पहुंच का ध्यान रखना था। जो नहीं पढ़ सकते थे वे भी बोलकर पढ़े गए को सुनकर उसका लुत्फ तो उठाते ही थे। इसलिए मुद्रकों ने लोकगीत और लोक कथाएं छापनी शुरू कर दी और ऐसी किताबें आमतौर पर तस्वीरों से खूब सजी धजी यानी सचित्र होती थी। फिर इन्हें सामूहिक ग्रामीण सभाओं में या शहरी शराब घरों में गाया सुनाया जाता था। इस तरह मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई और छपी सामग्री मौखिक अंदाज में प्रसारित हुई। मौखिक और मुद्रित संस्कृतियों के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई। श्रोता और पाठक वर्ग एक दूसरे में घुल मिल गए। अब हम बात करते हैं धार्मिक विवाद और प्रिंट का डर। छापे खाने से विचारकों के व्यापक प्रचार प्रसार और बहस मुबासी के द्वार खुले। स्थापित सत्ता के विचारों से असहमत होने वाले लोग भी अपने विचारों को छापकर उन्हें फैला सकते थे। छपे हुए संदेश के जरिए वे लोगों को अलग ढंग से सोचने के लिए मना सकते थे या कोई कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकते थे। जाहिर है कि इस बात का जीवन के कई क्षेत्रों में गंभीर महत्व था। हर कोई मुद्रित किताब को लेकर खुश नहीं था। जिन्होंने इसका स्वागत भी किया उनके मन में इसको लेकर कई डर थे। कई लोगों को छपी किताब के व्यापक प्रसार और छपे शब्द की सुगमता को लेकर यह आशंका थी कि न जाने इसका हम लोगों के जहन पर क्या असर हो। भय था कि अगर छपे हुए और पढ़े जा रहे कोई नियंत्रण न होगा तो लोगों में बागी और अधार्मिक विचार पनपने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मूल्यवान साहित्य की सत्ता ही नष्ट हो जाएगी। धर्म गुरुओं और सम्राटों तथा कई लेखकों एवं कलाकारों द्वारा व्यक्त की गई यह चिंता नव मुद्रित और नव प्रसारित साहित्य की व्यापक आलोचना का आधार बनी। आइए देखें कि जीवन के एक क्षेत्र में धर्म इसका क्या असर हुआ। धर्म सुधार मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कृतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च के शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी थी। जल्द ही लूथर के लेख बड़ी तादाद में छापे और पढ़े जाने लगे। इसके नतीजों में चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के तजुर्बे या अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गईं और 3 महीने के अंदर दूसरा संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति तहे दिल से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लूथर ने। ठीक है, कई इतिहासकारों का यह ख्याल है कि छपाई ने नया बौद्धिक माहौल बनाया और इसमें धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों के प्रसार में मदद मिली। मुद्रण और प्रतिरोध। छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर कम शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी की इटली के एक किसान मैनोकियो ने अपने इलाके में उपलब्ध किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। उन किताबों के आधार पर उसने बाइबिल के नए अर्थ लगाने शुरू कर दिए और उसने ईश्वर और सृष्टि के बारे में ऐसे विचार बनाए कि रोमन कैथोलिक चर्च उससे क्रुद्ध हो गया। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने जब इक्विजिशन यानी धर्मद्रोहियों को दुरुस्त रखने वाली संस्था शुरू किया तो मैनोकियो को 2 बार पकड़ा गया और आखिरकार उसे मौत की सजा दे दी गई। धर्म के पाठ और उस पर उठाए जा रहे सवालों से परेशान रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई और 1558 ईस्वी से प्रतिबंधित किताबों की सूची वो रखने लगे। बात करते हैं पढ़ने का जुनून। पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज्यादा से ज्यादा किताब छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए
किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव-गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्य पंचांग के अलावा लोक कथाओं और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स या एक्पेसिया किताबें बेचने वालों को चैपमैन कहा जाता था। तो चैपमैन किसे कहा जाता था? इंग्लैंड में जो लोग किताबें बेचते थे उनको क्या बोला जाता था? चैपमैन उनको बोला जाता था। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक बिल्यू का चलन था, जो सस्ते कागज पर छपी और नीली जिल्द में बंदी छोटी किताबें हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानी थी और अतीत की थोड़ी गाथाएं थी। इन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ में पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, जिनमें समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन व मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शे के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वोल्टेयर और जॉन रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भी भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में ही जगह पाने लगे। दुनिया के हम बात करते हैं दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक ये आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों का मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं, कि वे निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएंगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सैवेजियस मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। देखिए, जब किताबें छपने लगी तो आम लोगों को के अंदर जो ज्ञान था, जो नॉलेज थी, ठीक है, उसकी प्रगति होने लगी और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि जो किताबें हैं, किताबें ही दुनिया को बदल सकती हैं, ठीक है, और जो निरंकुशवाद है, ठीक है, उसको भी आतंकी सत्ता से लोगों को मुक्ति मिल सकती है। कैसे? जब जो लोग किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है, तो किताबों को पढ़ने से लोगों की जो विवेक है और जो बुद्धि है उसका ही राज होगा, ठीक है। और एक उपन्यासकार थे से बर्सिये मार्सिये, ठीक है, उसने ये कहा था कि जो छापा खाना है, यानी कि छापा खाना क्या था? जहाँ पे किताबें छप रही थी, ठीक है, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो प्रकृति का सबसे ताकतवर औजार है, ठीक है, क्योंकि इससे बन रही जो जनमत की आंधी है ना, जब लोगों को नॉलेज होगी तो जो निरंकुशवाद है ये उड़ जाएगा। मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताबें पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोंटते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापने की भूमिका के बारे में अश्वत्थ मार्सिये ने कहा है, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आभासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम हिल उठोगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के अनुकूल परिस्थितियां रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? पहला, 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रसार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की हर जगह को, हर चीज को तर्क और विवेक की कसौटियों पर ही कसा जाए। ठीक है, यानी कि जो लोग किताबें लिख रहे थे वो ये बात कह रहे थे कि देखिए जो आपकी परंपराएं हैं, ठीक है, और जो आपका अंधविश्वास है, ठीक है, आपको अपने रीति रिवाजों की जगह जो विवेक है, जो आपकी नॉलेज है, विवेक के शासन पर आपको बल देना है। ठीक है, और हर बात के लिए आपको तर्क करना है और उसको विवेक की कसौटी पर आपको उसको कसना है। ठीक है, उन्होंने धर्म की चार्चिक, धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वोल्टेयर और रूसो के
लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाहिसे हुए और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित यह नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मोल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए। कार्टूनों और कैरिकेचरों में यह भाव उभरता था कि जनता तो मुश्किलों में फंसी है, जबकि राजशाही भोग विलास में डूबी है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। एक तरफ वे अगर रूसो और वोल्टेयर पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपेगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को भी स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीजों को अपने ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर उसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। देखिए, इससे आगे का जो चैप्टर है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो आपकी ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको फिर से इसको देख लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इसमें इतना ही करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए, जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।